प्यारे विद्यार्थियों, @unique प्लस 2.0 पे क्लास 11th की फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, समतल में। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा है 4, क्लास ये 11th की है। इसी में हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले हमको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जानना है। उसके बाद में वेक्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी हमको अच्छे से सीखते हुए चलना है। वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी सीखते हुए फिर हम लोग मोशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी ये क्या होगा, पार्ट 1 होगा। क्या होगा, पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम लोग इस लेसन का मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इस लेसन की शुरुआत करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटीज। इसको आप लोग चैप्टर जब ये क्या कहते हैं फिजिक्स शुरू किए थे तब भी सीखे थे। फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी कोई भी राशि जिसको मापा तौला जा सके, ऐसी भी कोई चीज जिसको मापा तौला जा सके, उसी को हम लोग राशि कहते हैं या भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको मापा जा सके, तौला जा सके, जिसकी गणना की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। ठीक, पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जो हमारा सेकंड नंबर पे होता है उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी में इनका नाम अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसको कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि, और इसको कहते हैं सदिश राशि। पहले समझेंगे, उसके बाद में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। समझना क्या है, एक लाइन की बात है, आसानी से समझ लेंगे। ये लिखा हुआ है आ दिस, और ये वाला क्या लिखा हुआ है, सा दिस। जब हम लोग हिंदी में होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी वाले सर जी हमको बताए होंगे, अगर किसी शब्द के आगे आ लग गया तो इसका अर्थ होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है, ना। और किसी शब्द के आगे सा लग गया तो इसका मतलब होता है साथ, यानी कि अब वो जुड़ गया है, हटने वाला नहीं है। ठीक, क्या जुड़ गया है भाई, आ दिस। दिस का मतलब होगा डायरेक्शन। दिस का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन, जिसको हिंदी में दिशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिशा। तो ना माने दिशा, ना डायरेक्शन मतलब दिशा ना हो। और सादिश, दिस का मतलब हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा, मीन्स जिसमें क्या हो, दिशा हो। जिसमें दिशा हो उसको क्या कहते हैं, सादिश कहते हैं। अब इसी को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पहले परिभाषा बनाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, क्या कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जो हम व्यक्त करते हैं तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परिमाण की, परिमाण कहते हैं। एक इसकी आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे हमें डायरेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। डायरेक्शन मीन्स दिशा की आवश्यकता हो सकती है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो ही, बट हो सकती है। अब होगा क्या कि ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, इसमें हम केवल मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। किसका, परिमाण का यूज करते हैं। अगर किसी राशि को व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड या केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे हम व्यक्त कर ले जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। और यदि हम लोग सदिश की बात करें तो सदिश में हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी लगेगा। क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड भी लगेगा
और इसके साथ साथ में डायरेक्शन भी लगेगा। क्या लगेगा? डायरेक्शन यानी दिशा भी लगेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे भाई? जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? मार्केट में गए हुए हैं। और मार्केट में जब आप पहुँचे, आपने दुकानदार से कहा कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए। क्या चाहिए? 5 kg शुगर चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप 5 kg शुगर मांग रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि हमको 5 kg शुगर ईस्ट डायरेक्शन में चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में चाहिए या साउथ में चाहिए या अप डायरेक्शन में चाहिए या डाउन डायरेक्शन में चाहिए। केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड बता दिए 5 kg, बस यही सफिशियंट है। यही क्या है? सफिशियंट है। तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए हम मार्केट में गए हुए हैं और मार्केट में कोई हमको मिल गया हमारे परिचय का, और उसने पूछा कि ये बताओ आपका घर यहाँ से कितनी दूर है और किस दिशा में पड़ रहा है। तो आप क्या बताओगे कि हमारा घर यहाँ से इतने किलोमीटर दूर इस दिशा में पड़ रहा है। ठीक है। जैसे ही आपने बताया कि हाँ 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, क्या बताया आप कि 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए मार्केट में आपको कोई मिल गया अपरिचित व्यक्ति, अननोन व्यक्ति मिल गया, और वो अननोन व्यक्ति आपसे क्या कहा कि मुझे इस व्यक्ति के घर जाना है, कृपया मुझे रास्ता बता दीजिए। तो आप क्या करोगे? आप बताते क्या हो? अगर सीधा रास्ता है तो सो फार सो गुड, अदरवाइज आप क्या कहते हो कि यहाँ से जाइएगा, फिर दाएं मोड़ लीजिएगा, फिर थोड़ी दूर जाइएगा, 2 मोड़ और मिलेगा, बाएं मोड़ लीजिएगा, फिर इतने किलोमीटर जाएंगे तो इस डायरेक्शन में इनका घर आपको मिल जाएगा। मीन्स जब हम डायरेक्शन जैसे वर्ड का यूज कर लेंगे तो वो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वो हमारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी या सदिश राशि हो जाएगी। अब हम लोग इन दोनों क्वांटिटियों की डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी डिफिनीशन लिखेंगे? स्केलर की। स्केलर क्वांटिटी। ठीक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। परिभाषा इसकी क्या होगी भाई? अभी हम लोगों ने सीखा है, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसे केवल परिमाण के साथ व्यक्त किया जा सके, परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सके, ठीक है, परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सके, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते। ठीक। इसका एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। इस डिस्टेंस बोलें तो दूरी। स्पीड हो जाएगा। स्पीड बोलें तो क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। वर्क यानी कार्य हो जाएगा। एनर्जी यानी ऊर्जा हो जाएगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन हो जाएगा। एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद में डेंसिटी यानी कि घनत्व हो जाएगा। हीट यानी कि ऊष्मा हो जाएगा। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। मास हो जाएगा जो द्रव्यमान होता है। मास भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट बोलें तो विद्युत धारा, चार्ज बोलें तो आवेश, पोटेंशियल के साथ में और क्या हो जाएगा भाई?
मास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया, टेम्परेचर भी हमारा क्या चीज़, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग किसमें स्केलर क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं। इनको यदि आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, चाल। वर्क का मतलब कार्य हो जाएगा। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। एरिया का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल। डेंसिटी का मतलब होगा घनत्व। हीट का मतलब होगा ऊष्मा। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। मास का मतलब होगा द्रव्यमान। टेम्परेचर का मतलब होगा तापमान। पोटेंशियल का मतलब होगा विभव। चार्ज का मतलब होगा आवेश। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक, इतनी चीजें हो गई जो किस में आएंगी, स्केलर में आएंगी। और बहुत सारी क्वांटिटियां हैं, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है वो क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या कहते हैं, सदिश राशि। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसकी परिभाषा, वेक्टर और स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन का इफेक्ट होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, दिशा भी आवश्यक होती है, दिशा भी आवश्यक होती है, सदिश राशि कहलाती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखेंगे भाई, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में डिस्टेंस लिखे थे तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम के बाद में फिर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक्सीलरेशन हो जाएगा। वेट हो जाएगा। एक क्वांटिटी होती है जिसको इम्पल्स कहते हैं, यह भी हो जाएगा। वेट हो गया, इम्पल्स हो गया। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यह भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, यह भी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटियां हैं जो किस में आती हैं, वेक्टर में आती हैं। इनकी हिंदी क्या होगी भाई, इनको भी देख लीजिएगा। इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। ये है आपका वेग, ये क्या है भाई, बल है। ये है संवेग, ये है त्वरण, ये क्या है, भार।
इम्पल्स को आवेग कहते हैं। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटियां होती हैं जो किस में आती हैं, वेक्टर में आती हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप हो गया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट एक्चुअल में हमारी जो हेडिंग है वो जो है ये है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, स्थिति एवं विस्थापन सदिश। दोनों अलग अलग चीजें हैं, स्थिति एवं विस्थापन सदिश। तो पहले समझ लेंगे, उसके बाद में हम लोग इसको लिखेंगे। समझना क्या है, जैसे मान लीजिए, क्या मान के चले कि कोई पिंड है, तो एक चीज सबसे पहले ये बात बताइए, थोड़ा सा ये हम क्लियर करते हुए चलेंगे। मान लीजिए कोई चीज है वो मोशन में है, क्या है, मोशन में है यानी गति में है। तो उसकी मोशन, चूंकि हम आपको बता चुके हैं मोशन एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अब रिलेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, रिलेटिव प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे होगा क्या कि हमें किसी पिंड के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई निर्देश तंत्र होना चाहिए या कोई फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, जहाँ से देख करके हम ये बता पाएं कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, मोशन में है, गति कर रहा है। तो जिस पॉइंट को देख करके हम बताएंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ये जो यहाँ रेड कलर से है यही आपका हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट। क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, या इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। अच्छा, निर्देश तंत्र क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट का सिस्टम है, निर्देशांकों का सिस्टम है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पिंड के गति की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसको अगले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब होगा क्या, मान लीजिए कोई पिंड यहाँ से गति करना प्रारंभ किया है और यहाँ पे पहुँच रहा है, तो इसको हम मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको क्या मान लिए, बी पॉइंट है। अब ये जो हमारा क्या, अब ये जो हमारा ए और बी पॉइंट है, ठीक है, मूल बिंदु से इसको अगर हम वेक्टर के द्वारा दर्शाएं, किसके द्वारा दर्शाएं, ऐसे वेक्टर के द्वारा दर्शाएं, ठीक, किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, वेक्टर के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या, ये ध्यान से देखिएगा, वेक्टर के द्वारा हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दर्शा दिया, ठीक। अब ये क्या किए कि इस समय, इस अवस्था में इसकी वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये मूल बिंदु से इस दिशा में इतनी दूरी पर है, इस दिशा में इतनी दूरी पर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट किया जाता है। मान लेंगे पहले स्थिति में ये R1 था, दूसरी स्थिति में क्या हो गया, R2 हो गया, ठीक। तो अगर कोई पिंड गति कर रहा हो तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को जिस वेक्टर के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं उसी वेक्टर को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं या स्थिति वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं या फिर स्थित सदिश कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं, एक लाइन की परिभाषा है। स्थिति वेक्टर क्या होता है, मूल बिंदु से किसी पिंड की
ये ना लिखिए, प्रारंभिक मत लिखिए। किसी पिंड की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करने वाला वेक्टर स्थित वेक्टर कहलाता है। कौन सा वेक्टर कहलाता है? स्थित वेक्टर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब इसे से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया हमारा स्थिति वेक्टर। अब मान लीजिए ये पिंड जब गति करना शुरू किया तो ये इसकी इनिशियल अवस्था है। कौन सी अवस्था है? इनिशियल कंडीशन है। अब ये इसकी फाइनल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? फाइनल कंडीशन है। हिंदी बोले तो एक इसकी प्रारंभिक अवस्था है और एक इसकी क्या है? अंतिम अवस्था है। अब प्रारंभिक और अंतिम अवस्था यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये तो जो दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं? जो वेक्टर हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का क्या होगा? जो ये डिफरेंस होगा, जो कि ऐसे आप लोग ड्रा करेंगे, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। डी से डिनोट करेंगे। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की परिभाषा क्या होगी? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थित सदिशों के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश क्या होगा? ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये जो इतना चीज बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन सदिश हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज। वो ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन अब ये यहाँ से चला यहाँ पे आया तो इतने तो विस्थापन होगा। और डायरेक्शन भी शो कर रहा है, देखो यहाँ पे नो को बनी हुई डायरेक्शन शो कर रहा है। ये R1 R2 क्या हो जाएगा? स्थित सदिश हो जाएगा। तो ये पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग हमको मिलती है इस चैप्टर में, नोटेशन ऑफ वेक्टर्स। नोटेशन ऑफ वेक्टर, ये केवल समझाए दे रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसको हिंदी में कहते हैं संकेतन, सदिशों का संकेतन कहते हैं। कहने का मतलब कोई चीज किस तरीके से लिखी जाए कि देखने पर हमको पता चल जाए कि ये वेक्टर है, देखने पर हमको पता चल जाए ये वेक्टर है। तो एक तरीका ये है कि उस चीज को क्या करिए? थोड़ा डार्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक तरीका है कि ऐसे ऐसे उसको, उस लेटर को क्या करिए, जिस लेटर से आप वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं उसको ऐसे डार्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डार्क कर दीजिए। अब एक तरीका क्या है कि ऐसे लिखिए और इसके ऊपर एक तीर लगा दीजिए। इसके ऊपर एक क्या लगा दीजिए? तीर लगा दीजिए। तो यह भी इसके नोटेशन का एक तरीका है। यह भी क्या है? नोटेशन का एक तरीका है। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई? दूसरा तरीका हो जाएगा ये वाला।
ये दोनों तरीकों से हम लोग वेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, चाहे डार्क कर दीजिए। तो अब हम वहाँ पेंटिंग करने तो गए नहीं कि हाँ पेंट करेंगे उसको डार्क करेंगे, हम लोग यही वाला आयरो बना करके नोटेशन वाला क्या करेंगे, मैक्सिमम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे अगर हमको कहीं वेक्टर को डिनोट करना है। ठीक, तो ये था वेक्टरों का नोटेशन। अब वेक्टरों के नोटेशन के बाद में अगली जो हेडिंग आपकी आएगी वो आएगा टाइप ऑफ वेक्टर। क्या आएगा, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, वेक्टर्स लिख लीजिए और हो जाएगा सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में जो हमारा पहला आएगा वो क्या आएगा भाई, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं समान सदिश। क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर दो वेक्टर हमको ऐसे मिल जाएं, दो वेक्टर हमको कैसे मिल जाएं, ऐसे मिल जाएं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए। ये देखिए दो वेक्टर हमको कैसे मिल जाएं, ऐसे मिल जाएं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे या इक्वल वेक्टर कहेंगे। ऐसे दो वेक्टर जिनके परिमाण, जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान हो, दोनों क्या हो, दोनों समान हो, इक्वल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर। ऐसे इस फिगर में बना हुआ है दो वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो हमारा आता है, ये वेरी इजी डिफिनीशन है, जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे। दूसरा है अपोजिट वेक्टर। दूसरा क्या है, अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, विपरीत वेक्टर। अब विपरीत हो गया तो इसमें ही कि सब कुछ मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, विपरीत सदिश हिंदी में कहें। डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में इसका भी इमेज आपको बना के दिखा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऐसे दो वेक्टर्स जिनके परिमाण बराबर हों, जिनके परिमाण बराबर हों, परिमाण बराबर रहेगा, ठीक है, बराबर हों, परंतु दिशा विपरीत हो, परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं या अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अपोजिट वेक्टर की खासियत ये होती है, यदि हम उनको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ये इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वेक्टर भी होगा, यानी इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। कैसे होंगे ये, जरा फिगर के माध्यम से बना के देख लेते हैं कैसे होंगे भाई। ये देखिए, देखो दो वेक्टर हमारे हैं, अब इन दोनों वेक्टरों का ये हमारा हो गया ए और ये हमारा क्या हो गया बी। मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है, देखो एक का डायरेक्शन इधर की ओर है और एक का डायरेक्शन किधर है, इधर। इसमें दोनों के डायरेक्शन क्या थे, सेम थे, मैग्नीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन भी सेम था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू
माइनस वेक्टर बी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आएगा यूनिट वेक्टर। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं, एकांक सदिश। परिभाषा इसकी क्या होगी, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम इसका यूनिट था तो एक हो जाएगा, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, एकांक सदिश कहते। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे एक कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, एक चीज ये जानिए, क्या जानना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई वेक्टर है, ठीक है, माना कोई वेक्टर ए है, माना कोई वेक्टर ए है और उसका परिमाण ए है, तो इस कंडीशन में अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ये होता है। अब इसी को कहते हैं इसका परिमाण, यानी ए अपान ए हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो हमारा यूनिट वेक्टर निकल के आएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान ए, वेक्टर ए अपान ए, यहाँ पे ए क्या होगा, उसका परिमाण। ठीक, तो तीसरा ये होगा। चौथा वेक्टर कौन सा है भाई, चौथे वेक्टर की ओर बढ़ेंगे। जब चौथा वेक्टर हमारा क्या आता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या आता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश। एकांक सदिश यानी कि ये यूनिट वेक्टर होते हैं, बट इनके साथ में कंडीशन क्या होती है, इनके साथ में ये कंडीशन होती है कि ये जो होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये वाला फिगर देखिए, ये वाला क्या देखिए, फिगर देखिए, ठीक है। इस वाले फिगर में जितना पार्ट हम हाईलाइट कर रहे हैं, आपको सिर्फ उतने पार्ट देखना। जितना पार्ट हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, आपको सिर्फ उतना ही। एक सेकेंड। ये देखिए, जो पार्ट हम लोग डार्क करेंगे सिर्फ उसी को देखेंगे। अब ऐसे जैसे आप किसी कमरे के कॉर्नर पे देखेंगे तो वहां आपको 3 लाइन दिखाई देंगी, एक इधर और एक। तो जो ये तीनों लाइनें आपको दिखाई देंगी, इन तीनों लाइन में एक हमारा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, एक हो जाएगा वाई डायरेक्शन
और एक क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन। एक हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, एक हो जाएगा वाई डायरेक्शन, एक क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन। एक पॉइंट पे ये दोनों लाइनें होती है, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड हो गया। अब एक चीज अभी मैं आपसे कहूं तो किसी आपको बिलीव नहीं होगा, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम 2D की बात करते हैं तो 2D में हमारे पास कोई पॉइंट होता है तो टोटल नंबर ऑफ एंगल जो यहाँ पे बनेगा कितना बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। लेकिन अगर यही बात मैं 3D में करूं, अब 3D में हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा तो उस एक पॉइंट पर कितने डिग्री का टोटल कोण बनेगा 270 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा 270 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप कहोगे कैसे, तो आप अपने घर में चले जाना और घर के किसी रूम के एक कार्नर को, ये चलो ये भाई ऊपर वाला ही कार्नर देख लेना। तो जब ऊपर वाला कार्नर देखोगे तो एक्चुअल में होगा क्या कि एक ये वाली दीवार हो गई, एक ये वाली दीवार हो गई कार्नर पे, और एक दीवार इधर की ओर ऐसे देखो, ये जो हमने पेन रखा है सीधे ऐसे निकलेगी बाहर की ओर। तो अब हम इसको ऐसे तो ड्रा नहीं कर सकते हैं, चलो भाई हम इसको ऐसे मान लिए। अब ये क्या होगा, इसके बीच का भी कोण 90 है, और अगर हम इसको ऐसे रख लें तो अब इस वाले और इस वाले के बीच का भी कोण 90 है, इस वाले और इस वाले के बीच का भी कोण क्या है 90 डिग्री है। तो एट वन पॉइंट पे कितना टोटल एंगल बन रहा है 270 एंगल बन रहा है। और इस प्रकार की जो एक्सिस होती है इसी को ऑर्थोगोनल एक्सिस कहते हैं, लंबकोणीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं लंबकोणीय अक्ष कहते हैं। और इसी के एकांक जो सदिश होते हैं उन सदिशों को क्या कहा जाता है लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। तो इसको हम लोग एक अच्छे से ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हो गई वाई डायरेक्शन, और ये क्या हो गई जेड डायरेक्शन। इसकी विशेषता ये है, विशेषता बंधु ये है कि इसके बीच का कोण 90 डिग्री, इसके और इसके बीच का भी कोण 90 डिग्री, इसके और इसके बीच का भी कोण कई डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। रूम का कार्नर देखिएगा, वहीं से सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, इस अक्ष के अकॉर्डिंग जो लंबकोणीय एकांक वेक्टर होता है इसको आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई के अकॉर्डिंग जो होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड के अकॉर्डिंग जो होता है उसे क्या कहते हैं के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं के कैप से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये हमारा एक्स है तो आई, वाई है तो क्या हो जाएगा जे, और जेड है तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक। अगर हमको लिखना हो डिफिनीशन तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे लंबकोणीय अक्षों, लंबकोणीय अक्षों एक्स कामा वाई व जेड के अनुदिश, जेड के अनुदिश एकांक सदिशों, एकांक सदिशों क्रमशः, क्रमशः का मतलब एक्स पे ही आई होगा, वाई पे ही जे होगा और जेड पर ही के होगा। क्रमशः आई कामा जे व के को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। को क्या कहते हैं भाई लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। इनकी एक और विशेषता है वो देख लीजिए, क्या, चाहे मार्ड ऑफ आई निकालें, चाहे हम मार्ड ऑफ जे निकालें, और चाहे मार्ड ऑफ के निकालें, मीन्स इनका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इन आई जे और के का जो मैग्नीट्यूड होगा ये ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। कैसे वेक्टर हैं यूनिट वेक्टर है। ओके, अब हम लोग चलेंगे वेक्टर के टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, इसमें लास्ट वाला हमारा आएगा जीरो वेक्टर। क्या आएगा जीरो, पांचवा भी है और ये है लास्ट वाला क्या है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इसको कहते हैं शून्य सदिश। क्या कहते हैं शून्य सदिश। इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो शून्य हो, उसे क्या कहेंगे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश
कहते हैं या जीरो वेक्टर कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा शून्य सदिश को प्रदर्शित कैसे कहते हैं? ऐसे जीरो लिख करके वेक्टर बना दीजिए, या फिर वो पुराना वाला तरीका, कौन सा पुराना वाला तरीका, ऐसे इसको डार्क कीजिए, ऐसे इसको क्या करिए, डार्क करिए। ठीक, डार्क करके बना दीजिए। दोनों में से जो भी नोटेशन आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। अब चलिए भाई, सबसे ज्यादा बात ये शून्य सदिश आपके मन में आ रहा होगा, सर जी जब इसका परिमाण ही जीरो है तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सब शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, यदि हमारे पास क्या है, यदि दो वेक्टर है, क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है। अब हमने क्या किया, ए माइनस बी कर दिया। क्या किया, ए माइनस बी किया तो हमको जीरो वेक्टर ही तो मिलेगा। मीन्स हमको क्वांटिटी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास में कोई वेक्टर था, अब इस वेक्टर को हमने क्या किया, जीरो से गुणा करवा दिया। इस वेक्टर को हमने क्या किया, जीरो से गुणा करवा दिया। जब जीरो से गुणा करवाएंगे तो हमको जो मिलेगा मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, जीरो वेक्टर मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, कोई पिंड क्या करे, स्टडी वेलोसिटी मतलब स्थिर वेग से गति करे। स्टडी वेलोसिटी यानी कि अपने वो वेलोसिटी में परिवर्तन ना कर रहा हो, स्थिर वेग से गति करे। किस वेग से, स्थिर वेग से गति करे। इस डायरेक्शन में उसका जो एक्सीलरेशन होगा ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। एक चीज और भाई, अगर हमें कोई पूछ ले कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है मूल बिंदु, इसका स्थित सदिश क्या होगा, इसका स्थित सदिश, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इसका स्थित सदिश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा। क्योंकि जो मूल बिंदु हमारा होता है यहाँ पे सारी चीजें क्या होती हैं, 0,0 होती हैं। ठीक, तो आज ये हम लोगों ने सीखा वेक्टर के प्रकार। अब वेक्टर के प्रकार के बाद में हम लोग इसके पार्ट 2 में, ये चैप्टर लंबा है तो इसको हम लोग कई पार्ट में फिनिश करने का प्रयास करेंगे। इसका जब पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन। एक्चुअल में जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती हैं इनको हम लोग साधारण गणितीय विधियों से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन के लिए हमें प्रॉपर मेथड्स का यूज करना होता है। तो वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर वियोजन पढ़ेंगे, वेक्टरों का गुणा पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आएगा हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही।